नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको सूबे की सियासत से रूबरू कराते हैं और आज बात करेंगे सीएम योगी की, जिन्होंने साफ कर दिया है कि हमारा सिर्फ एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म। तो महाराणा प्रताप के बदले अकबर को महान बताने पर उन्होंने विपक्षियों को भी निशाने पर लिया। उधर विपक्ष भी अब ढूंढ ढूंढ कर मुद्दे ला रहा है ताकि योगी सरकार को घेरा जाए। तो अखिलेश तो योगी सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, तो सरकार भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने में देर नहीं कर रही, चाहे उसमें कांग्रेस, सपा या बसपा कोई भी पार्टी हो। और आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सीएम योगी ने अब जिस तरह से कहा महाराणा प्रताप के बदले अकबर को महान बताना तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं कुछ राजनीतिक दल, क्या माना जाए? अब ये महाराणा प्रताप बनाम अकबर पर जुबानी जंग यूपी में तेज होती नजर आएगी? देखिए, योगी जी का एजेंडा बिल्कुल ही क्लियर है। वो तमाम विपक्षी पार्टियों को मुस्लिम तुष्टीकरण के फ्रेम में पैक कर देना चाहते हैं और ये बीजेपी का पुराना बाकायदा एक एजेंडा रहा है कि जो पार्टियां इस तथाकथित मुस्लिम वोट बैंक के लिए अपनी सारी रणनीति बनाती है, उसको उसके ही गेम में पटकनी दी जाए। योगी जी तो हिंदुत्व का चेहरा है ही, और जब बात धर्म की होती है तो भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमारा एक ही धर्म है, वो है राष्ट्र धर्म, और हमारी एक ही धर्म ग्रंथ है, वो है भारत का संविधान। तो ये जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव, इसका जवाब विपक्ष के पास नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। ये ऐसा मास्टर स्ट्रोक है कि जिसके आगे सारे लोग नतमस्तक हो जाते हैं, फेल, उसको कोई जवाब नहीं दे सकते। भाई, कोई आदमी कह रहा है कि भाई हिंदू मुस्लिम का सवाल ही नहीं है, राष्ट्र धर्म है उनका धर्म, देश हमारे लिए सर्वोपरि है और संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है। अब कौन क्या बोलेगा इसमें? किसी के पास जवाब ही नहीं। लेकिन ये तो उन्होंने अपना पोजीशन क्लियर कर दिया, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने तड़का लगाया वो बड़ा डेंजरस है, क्योंकि वो सोशल मीडिया में डिस्कस होगा, वो घर में लोग डिस्कस करेंगे, और 2014 से इस तरह के मुद्दों के ऊपर लोग घर के अंदर डिनर टेबल पे इस तरह की बातें करते हैं कि कौन बड़ा, राणा प्रताप बड़े या अकबर बड़ा, शिवाजी महाराज बड़े या औरंगजेब बड़ा। ये अपने हीरोज हमारे कौन हैं, वो इम्पॉर्टेंट है जानना। अब इन्होंने एक नया शगुफा डाला है। इन्होंने अकबर को उठा के सीधे यूपी इलेक्शन के अंदर एक जगह दे दी है। तो ऑब्वियसली लोग बोलेंगे कि भाई अकबर महान था। इतिहासकार ये बताते हैं, जो सेकुलर पार्टियां होंगी वो तो कहेंगी भाई अकबर महान था, अकबर ग्रेट था। लेकिन यहीं पे ट्रिक है कि जैसे ही कोई पार्टी अकबर का नाम लेती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि बोफोर्स से हमला किया जाएगा। ऐसे गोले दागे जाएंगे कि मूर्छित हो जाएगा सारा विपक्ष। फिर ये पूछेंगे कि अगर हीरो तुम्हारा अकबर है तो अकबर का जो सबसे बड़ा, जिसके खिलाफ वो लड़ रहा था, वो कौन है? राणा प्रताप तो भारत के सपूत हैं। वो तो भारत की अस्मिता को बचाने के लिए लड़ रहे थे, और वो अगर अकबर से लड़ रहे थे तो ये इतिहास की किताब में जो अकबर का नाम लिया जाता है वो तो गलत है। अब पब्लिक तो जाकर के जेएनयू की लाइब्रेरी में या त्रिमूर्ति की लाइब्रेरी में जाकर के वो तो नहीं रिसर्च करेगी। उनके सामने दो ऑप्शन होगा, एक तरफ अकबर है, दूसरी तरफ राणा प्रताप है, तो लोग तो राणा प्रताप को ही चूज करेंगे। तो ये इतिहास का भी इस्तेमाल राजनीति में किस तरीके से होता है, ये अपने आप में एक अलग कहानी है। लेकिन मैं आपको बताऊं एक बात जिसको जानना और समझना ज़रूरी है। अकबर कोई बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि महान
दयालु जिस तरह से उन्हें पेश किया गया है, उस तरह का राजा नहीं था। मुगल सल्तनत से बड़े बड़े सल्तनत हिंदुस्तान में कई सारे हुए, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में जिस तरह की गड़बड़ी वामपंथी इतिहासकारों ने मचाई है, उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। उसका ध्यान इसलिए भी रखना ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो इतिहास की किताबें हैं, जो बच्चों को हम स्कूलों में पढ़ाते हैं, ये इतिहास को बताता कम है और इतिहास के अहम पन्नों को छिपाता ज़्यादा है। अब तो चॉइस राणा प्रताप और अकबर में है, तो राणा प्रताप को तो लोग चुनेंगे ही, लेकिन अकबर के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई गई है, आप देखिए कि किस तरीके से बना देते हैं फिल्म। मुगले आजम, जोधाबाई, जोधा अकबर। मैं उस समय किसी टेलीविजन चैनल में काम करता था, इंडिया के टॉप चैनल्स में, और मैं आश्चर्यचकित था। मीटिंग के अंदर ये जोधा अकबर के ऊपर वो शूटिंग चल रही थी अजमेर के पास, और वहाँ पे करनी सेना वालों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो मैं तो इतिहास का छात्र हूँ, तो मैंने मीटिंग में ऐसे ही कह दिया कि भाई ये बेकार का है, ये कोई जोधा वोधा थी नहीं। और सारे बड़े बड़े एडिटर हमारे ऊपर ही पिल गए कि भाई क्या बात कर रहे हो। हमने कहा कि सर आप लोगों ने थोड़ा ज़्यादा ही मुगले आजम फिल्म देख ली है, और ये फिक्शन को आप लोग इतिहास समझ रहे हैं। ये लोग नहीं माने। मैंने कहा रिपोर्टर भेज दीजिए। मैंने कहा सीधे रिपोर्टर आप भेजिए अलीगढ़, और वहाँ पे जो मेडिवल हिस्ट्री के सबसे बड़े इतिहासकार हैं हबीब साहब, हमने कहा कि उनसे ही बाइट मंगवा दीजिए। अगर वो कह देंगे कि जोधा अकबर थी, आप जो कहिएगा मैं मानने को तैयार हूँ। तो सिर्फ उनके पास ही नहीं, अलीगढ़ ही नहीं, जेएनयू में भी, डीयू में भी तमाम वामपंथी इतिहासकारों के पास भेजा गया। उन्होंने कहा कि भाई टीवी पे बोलना पड़ेगा कि जोधा अकबर फिल्म में जो जोधाबाई को दिखाया जा रहा है कि वाकई वो थी। शाम तक में सबके बाइट्स आ गई। सारे इतिहासकारों ने कहा कि जोधाबाई नाम की कोई रानी अकबर की थी ही नहीं। लेकिन इन वामपंथियों ने, इतिहासकारों ने लोगों के दिमाग में बिठा दिया कि अकबर जो है बड़ा सेकुलर राजा था। आप जाइए वहाँ फतेहपुर सीकरी, तो वहाँ पे गाइड भी समझाता है कि उसके 3 रानियाँ थीं, एक क्रिश्चियन थी, एक हिंदू था, एक मुस्लिम थी। क्या बकवास है। तो इन भ्रांतियों को भी समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से इस देश में महान बनाने वाले इतिहासकारों का एक कारखाना चलता है। जिनको मन आता है, जो पॉलिटिकली सुटेबल होता है, उसको वो महान बना देते हैं, बाकी कोई महान नहीं है। तो ये इसलिए मैं बताना उचित समझा क्योंकि ये सब बेकार की बातें हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने यही ट्रिक समझ लिया है। ट्रिक ये है कि ये जो बकवास है, जिसके आधार पे मुस्लिम तुष्टीकरण का पूरा आधार तैयार किया जाता है, उस पे ही चोट मारो। जब महाराष्ट्र में जब वो लोग बोलेंगे तो तब बीजेपी जवाब देगी। तब तो बीजेपी, आप अब ये देखिए, बयान तो आ गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगले 3 दिन तक ये अखिलेश यादव, ये कांग्रेस की जो प्रियंका वाड्रा या मायावती की पार्टी से कोई आदमी अकबर का नाम अपनी जुबान पे नहीं लाएगा, नहीं तो उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। ये कहानी है। वो अब्बा जान से ही परेशान है अभी तक। हाँ। अखिलेश अब्बा जान से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं। राइट। डॉक्टर साहब, इसके अलावा बात करें, अखिलेश ढूंढ के मुद्दे निकाल रहे हैं। कल वो ठग का विकास और ठग का ये सब कहते नजर आए बीजेपी को। आज उन्होंने गंगा की सफाई से लेके और गौ माता से लेके और कई मुद्दों को लेकर पूछा कि कहाँ गया वो जनता का पैसा, कौन खा गया, कौन हजम कर गया, इस तरह के तमाम वो सवाल खड़े करते हैं। नहीं, ठीक है, वो उनका अधिकार है सरकार के कामकाज के ऊपर बाकायदा वो
कटाक्ष करें और इस तरह की चीज़ें करें। नहीं नहीं, जो नए नए जुमले ला रहे हैं ना, ठगैया, गंगा मैया, गौ मैया, वो दरअसल ये राहुल गांधी की लत सबको पड़ गई। जो ट्विटर पे जो ट्विटर खेलने राजनीति करने वाले लोग जो हैं, वो देखिए, वो कुछ हिंदी के जेएनयू वाले के लोगों को इकट्ठा कर रखा है, कोई हिंदी के जो तुकबंदी करते हैं वही कर रहे हैं कि तो गंगा मैया, तो ठगैया, तो ये, तो वो राहुल गांधी का आप देखिए। अरे हिंदी तो उसको लिखने भी नहीं आती, लेकिन हिंदी में जो उसका अटैक होगा वो बकायदा भले ही उनसे पढ़नी ना है, वो रिदम में होगा, वो बकायदा उसकी सारा वो जैसे कोई पोइट थर्ड क्लास पोइट जो होता है, जो सड़क छाप आप देखिए जिससे ट्रक में भी पीछे लिखा हुआ होता है, उस तरह की चीज़ें ये लोग जो है वो तैयार करते हैं। तो वो अखिलेश यादव अटैक करें, अच्छी बात है, उनका अपना वो धर्म है। वो भाई क्रिकेट मैच है, भाई सामने वाला कुछ रन बनाएगा नहीं तो आप बैटिंग क्या करो, क्या चाहते हो कि 0 पे पूरी टीम आउट हो जाए? ऐसा होगा नहीं। तो वो कर रहे हैं और उनको इस तरह के मुद्दे को उठाने का अधिकार भी है, उठाना भी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नहीं, अगर आप ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाते हैं तब फिर आपको वो तमाम सबूत देने होंगे, वो कागजात देने होंगे कि भाई आप ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई जनता का पैसा कहाँ चला गया। तो ये ठीक वैसे ही जैसे राम मंदिर के ऊपर आपने उठा दिया, ये समाजवादी, आम आदमी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले कि पैसा कहाँ चला गया। अरे बाबा, घपला हुआ है, प्रमाण दे, प्रमाण दे करके बकायदा जनता के सामने बताएं कि इतने पैसे एलोकेट हुए थे, इतना खर्च हुआ है, इतने नहीं है। बताए, आप ये बताएं कि भाई बनारस की घाट के लिए इतना पैसा इस मद में खर्च कर दिया गया, लेकिन वहां बनारस के घाट पे तो कोई घाट ही नहीं है। डॉक्टर साहब, एक सवाल बनारस से याद आया, अभी आप कई दिनों में बनारस से आए हैं, वहाँ सब जगह वाराणसी बनारस घूम के आए। सलमान खुर्शीद ने एक सवाल उठा दिया कि वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मार्ट वाराणसी की, बनारस की बात करते थे, मैं सब जगह ढूंढा है, मुझे कहीं नहीं मिला। सलमान खुर्शीद वो ढूंढने में लगे। सलमान खुर्शीद को नहीं मिलेगा। ये तमाम विपक्षी वामपंथी जो ट्विटर पे एक्टिव लोग हैं, इनको विकास जो है दिखाई नहीं देगा। जिनकी आंखों पे टीन का चश्मा हो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। ये आप अटैक राजनीति के तौर पे ठीक है, लेकिन बनारस तो हम देख के आए हैं। मैं इसीलिए मैंने पूछा, जो बदलाव वहां पे है उसको आप कैसे नकार सकते हैं भाई? पहले बनारस के हर सड़कों के ऊपर बिजली की तार का जो है मकड़ जाल हुआ करता था, हर जगह तार तार ही नजर आते थे, एक भी जगह नजर नहीं आ रहा। सड़कें चौड़ी हो गई, पानी जमाव नहीं होता, कीचड़ नहीं है, बारिश लगातार हो रही थी। अभी पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, कहीं हमें ऐसा नहीं लगा कि पानी का भराव है, कहीं वो जाम है। बिल्कुल जो है जिस तरह से दिल्ली में स्विमिंग पूल बना हुआ था, वो बनारस में मुझे नज़र नहीं आया। घाट के ऊपर बाकायदा सफाई है, सब कुछ है। इवन बाढ़ के दौरान कुछ घाट को अगर आप छोड़ दें कि जहाँ बाढ़ के पानी की वजह से मिट्टी जो ऊपर आ गई है, लेकिन कुछ घाट तो ऐसे थे जहाँ बिल्कुल सफाई थी। तो चीज़ें बनारस और बनारस को लेकर के आप इस तरह की बातें करेंगे तो लोग पूछेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, आप इतने सारे तस्वीरें वहाँ से विजुअल्स लेकर आए जो मैंने भी देखे, तो सलमान खुर्शीद को वो भेजेंगे हम, शायद उन्हें उसमें नजर आए। फिर भी नज़र नहीं आएगा, वो कहेंगे क्योंकि टिन का चश्मा है तो उनको वो नज़र नहीं आएगा। लेकिन ठीक है, राजनीति के तौर पे आप अटैक करते हैं, वो सही बात है, लेकिन फिर आपको उन सवालों का भी जवाब देना होगा कि आप फर्रुखाबाद में तो इतने दिनों तक MP रहे, यूपी की सरकार में आप बड़े बड़े मंत्री के ओहदे पर रहे, फर्रुखाबाद के लिए आपने क्या किया, क्यों आप वहाँ पे हार गए? तो ये सारे सवाल जो है वो, लेकिन चुनाव है, अटैक भी जम के होना चाहिए और बचाव भी जम के होना चाहिए। तो मुद्दे भी तो ऐसे सॉलिड होने चाहिए ना, प्रमाण भी होने चाहिए। अब प्रियंका ने भी 2 दिन पहले कहा था कि अपराध में यूपी टॉप पर है, महिलाओं के खिलाफ अपराध, दलितों के खिलाफ अपराध। आज दे दिया मोहसिन रजा ने जवाब कि वो कांग्रेस के ज़माने की बात कर रही है प्रियंका, जानती नहीं है कुछ यहाँ के बारे में। देखिए, यूपी एक विशाल बड़ा राज्य है, बहुत मोस्ट पॉपुलस, सबसे ज़्यादा। तो अगर आप आंकड़ों की अगर बात करेंगे, टोटल एग्जैक्ट नंबर की, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो हादसे की चीज़ हो, इसमें यूपी का नंबर तो सबसे आगे होना ही है, क्योंकि इतना बड़ा राज्य, ज़्यादा आबादी है, इतना बड़ा राज्य। अब ये केजरीवाल कहे कि भाई यूपी से कम लोगों का एक्सीडेंट दिल्ली में होता है,
भाई होगा ही भाई। तुम नोएडा के इतने बड़े हो, नोएडा ग्रेटर नोएडा सिर्फ जोड़ दीजिए और गाजियाबाद जोड़ दीजिए, दिल्ली जैसी हो गई एरिया वाइज। लेकिन अब नोएडा से यूपी तो गोरखपुर से आगे तक है। तो अब इतने बड़े राज्य में जो संख्या होगी इन टोटल किसी भी आंकड़े में, किसी भी चीज़ में, वो ज़्यादा होगा। लेकिन सही असेसमेंट अगर करना हो, इस ट्रिक को समझ लीजिए कि वाकई दूसरे राज्य से यूपी की स्थिति क्या है, तो आप परसेंट माने पॉपुलेशन के अनुपात में, एरिया के अनुपात में आप उसकी विवेचना करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यूपी कई सारे राज्यों से बेहतर है। तो ये आंकड़ों का खेल डॉक्टर है। साहब, दूसरे राज्यों से भी और पिछली सरकारों से भी इस सरकार में बेहतर है, ये भी तो ऑब्वियसली, सोचना होगा। पिछली सरकार की बात मैं इसलिए नहीं करता, आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि भाई, क्योंकि वो पिछले सरकारों में क्या हुआ था नहीं हुआ था वो अलग कहानी है। ये 5 साल योगी सरकार रही है तो अकाउंटेबिलिटी योगी सरकार की बनती है। और योगी सरकार के ऊपर अगर आप ये आरोप लगा रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर, चाहे आप महिलाओं का हो, चाहे कुछ भी हो, मर्डर्स के हो, जो भी हो, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तब तो आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि यूपी की जनता ये साफ साफ कह रही है कि जब से योगी आए हैं गुंडे बदमाश भाग गए हैं। तो ये आपका इस तरह की चीज़ों को उठाना वो मुझे लगता है कि मिसप्लेस्ड है। लेकिन प्रियंका वाड्रा को, कांग्रेस पार्टी को कौन समझा सकता है? ये तो परम ज्ञानी लोग हैं, इनसे बेहतर राजनीति कोई जानता नहीं, इनसे बेहतर ज्ञान चक्षु किसी की खुली हुई नहीं है। खानदानी राजनीतिज्ञ हैं और वो। खानदानी राजनीतिज्ञ हैं, तो ये लोग जो कहेंगे वो तो सही मानना ही पड़ेगा। ये बात अलग है कि प्रियंका वाड्रा की बात नहीं, प्रियंका वाड्रा की बात ये रायबरेली और अमेठी के लोग नहीं माने। ये चलता है, राजनीति में ये चलता रहता है। मूल बात ये है कि आज की जो सबसे बड़ी खबर यही है कि यूपी में योगी जी ने यह अकबर और राणा प्रताप को जो खड़ा किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर साहब, चलिए देखते हैं अब इस पे अगले 2-3 दिन क्या होता है, वो भी बताएंगे अपने दर्शकों को। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो यूपी में दिन ब दिन तेज होती सियासी बयानबाजी ने सूबे के चुनाव को अभी से ही दिलचस्प बना दिया। एक तरफ सरकार के ऐसे कई काम हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच जा रही है, तो विपक्ष का काम है हर मुद्दे पर सरकार को घेरना, जो कि वो कर भी रहा है। लेकिन योगी सरकार के विकास के सामने विपक्ष के ये मुद्दे टिक पाएंगे, ऐसा कम ही लगता है। तो फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। लेकिन अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।